जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द PYQ एनालिसिस सेशन ऑफ स्मार्ट IAS फाउंडेशन। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ एनालिसिस में हम लोग अपकमिंग APSC, अपकमिंग UPSC प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर डिफरेंट एग्जामिनेशंस की PYQ को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड which was set up during the स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट इंडिया के नेशनल मूवमेंट का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक रिमार्केबल इंसिडेंट। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, ये जो कंपनी है जिसका सेटअप स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में हुआ, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप दिस इंडस्ट्री? तो पहले तो हमें आंसर ढूंढना है इस क्वेश्चन का, और आंसर क्या है? आंसर है आचार्य PC रॉय। He was the person responsible behind setting up this factory. Exactly स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरेशन में तो फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई थी। पहले आचार्य PC रॉय ने खुद रेंट पे एक कमरा लेकर अपनी एक छोटी फैक्ट्री अराउंड 1893 स्टार्ट की, और ये जो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो 1901 में सेटअप हो चुका था। बट स्वदेशी मूवमेंट वो टाइम है जब ऐसी इंडिजीनियस इंडस्ट्री स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरेशन में इंडियंस को सेल्फ रिलायंस सिखा रही थी, या इंडियंस के लिए सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, स्वदेशी का बेस्ट एग्जाम्पल बना। क्योंकि जब ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट हमारे लीडर्स ने अपील किया लोगों से बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, पहला अपील किया वहां पर बॉयकॉट का, गांधी जी ने आकर बाद में फिर उसे यूज किया। बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, कौन से दो गुड्स? मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट। तो सिर्फ बॉयकॉट से काम नहीं चलेगा ना, देश को स्वदेशी, स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट भी बनाना था। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका सेटअप पहले से चल रहा है सक्सेसिव स्टेजेस में, वो यहाँ पे फिर से पॉपुलर हो गई। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इनका सेटअप स्वदेशी के ड्यूरेशन में हुआ, एक्चुअल जन्म, एक्चुअल बर्थ इस टाइम में हो रहा है। ओके, सो आचार्य PC रॉय ने किया है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी जो नेम हैं इनके बारे में भी थोड़ा जान लो। जैसे सुरेंद्र मोहन बोस जो है, इन्होंने एक काफी रिमार्केबल काम किया, ये भी बंगाल से रिलेटेड। सुरेंद्र मोहन बोस, इन्होंने वाटर प्रूफ मटेरियल, आज जिसका तुम रेनकोट यूज करते हो, तो पहले ये वाटर प्रूफ मटेरियल ना ब्रिटिश इंडिया लेकर आते थे, इंडिया इंपोर्ट करते थे। काफी महंगा होता था, इतना महंगा होता था कि आम इंसान के लिए वाटर प्रूफ जैकेट पहनना, आजकल जो हम बरसाती पहनते हैं या वाटर प्रूफ कोट पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं, वो तो इम्पॉसिबल बात थी। इवन कई इंडियन सोल्जर भी अब फ्रंट पे लड़ रहे हैं, पुलिस वाले हैं, बारिश में बचने के लिए नहीं है, भींग कर बीमार होकर डेथ हो जाती थी। सुरेंद्र मोहन बोस ने बोला, सुरेंद्र मोहन बोस ने ये डिसाइड किया कि इन ब्रिटिश की जो ये मोनोपोली है वाटर प्रूफिंग मटेरियल पे, उसको मैं खत्म करूंगा। एंड ही वाज द पर्सन जिन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में, अराउंड 1920 के आसपास, इन्होंने डक बैक मतलब समझते हो? डक बैक, डक होता है ना बत्तख, उसका जो अपर पार्ट होता है, जो फेदर्स वाला पार्ट होता है, कितना चिकना होता है कि वाटर उस पर ठहरता नहीं है, हमेशा पानी में रहता है फिर भी वाटर नहीं लगता है। तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी वैसा ही रखा, डक बैक, वाटर प्रूफिंग मटेरियल के लिए। अब ये रेन कोट बना रहे हैं, बच्चों के लिए बैग बना रहे हैं, ताकि ब्रिटिश की जो मोनोपोली थी कि सिर्फ वाटर प्रूफिंग मटेरियल वो इंडिया लेकर आएंगे, जिसके वजह से हाईली काफी कॉस्टली होता था, वो खत्म किया। तो दिस वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। हम सूर्यकांत आचार्य की बात करते हैं, तो सूर्यकांत आचार्य, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरेशन में जो नेशनल स्कूल, नेशनल कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, स्वदेशी मोड ऑफ एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए इन्होंने अच्छा खासा डोनेशन किया था। इसी तरह BK लहरी, ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द नेशनल मूवमेंट। बट इस फैक्ट्री की बात जब करते हैं बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का, तो उसका फाउंडेशन किसने किया है? आचार्य PC रॉय ने। अब आचार्य PC रॉय से रिलेटेड कुछ और चीजें भी जान लो। आचार्य PC रॉय, बंगाल केमिकल फैक्ट्री, जिससे पहले आचार्य PC रॉय ने एक छोटे से कमरे में 1893 में ही स्टार्ट किया था, एक छोटा सा इनका इनिशिएटिव अराउंड 1893, जिसका फाउंडेशन इस कंपनी के नाम से 1901 में हुआ, और एक्चुअल इसका ग्रोथ, एक्चुअल बर्थ, एक्चुअल ग्रोथ कब हो रहा है? ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट किस वजह से हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट क्लास में तुमने पढ़ा है, रीजन तो कई थे, बट कर्जन ने एक इमीडिएट रीजन इंडियंस को दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, कम्युनल लाइन पे डिवाइड करके, राइट?
चलिए, सो आचार्य पीसी रॉ की जो फैक्ट्री है ये ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही थी. वन ऑफ द वेरी फर्स्ट इंडियन कंपनी, और वी कैन से द फर्स्ट इंडियन कंपनी जिसने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर चलकर आत्मनिर्भरता के रास्ते पे चलकर ये चीज दिखाया कि इंडियंस भी अपने दम पर मॉडर्न फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज रन कर सकते हैं. दैट्स रियली कमेंडेबल. और साथ ही जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है तो इंडियन इंडस्ट्रीज को या जो फैक्ट्री सिस्टम है उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने का काम भी कर रहा है. एक बड़ा अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है इंडियन मेडिकल कांग्रेस में. अच्छा यहां ध्यान दो, यहां मैंने क्या लिखा है, इंडियन मेडिकल कांग्रेस. इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस से कंफ्यूज मत करना, वो अलग है. इंडियन मेडिकल कांग्रेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कांग्रेस? कांग्रेस का मतलब अ काइंड ऑफ ग्रुप, अ फॉर्मल ग्रुप विच मीट एट रेगुलर इंटरवल फॉर सर्टेन स्पेसिफिक गोल. तो जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, कब बनी थी, किस पर्पस के लिए बनी थी? तो इंडिया के नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए. तो सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स पे या हर साल पे, साल में 2 बार, हर साल पे बाई एनुअली मिलकर एक पर्टिकुलर गोल नेशनल मूवमेंट को आगे लीड करना. दैट्स वाई कांग्रेस वर्ड. तो इंडियन मेडिकल कांग्रेस इंडियन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए था, इंडिया के डॉक्टर्स के लिए था. इंडिया के अलावा बाहर के भी डॉक्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. कहां पर हो रहा था? कोलकाता में 1893-94 में. और इस इंडियन मेडिकल कांग्रेस में हमारे बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने हर्बल प्रोडक्ट्स यहां पे प्रेजेंट किया था, जिसकी काफी तारीफ हुई थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफरेंट है. इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 1893 का सेशन कुछ खास वैसा नहीं है. दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे, सो दैट इज डिफरेंट थिंग. इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करेंगे 1893 में, तो इसके प्रेसिडेंट है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी. ये इंडियन मेडिकल कांग्रेस है. तो ये हमको बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बारे में याद रखना है कि एक फैक्ट्री जिसका रियल बर्थ स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में होता है, हालांकि चल स्वदेशी मूवमेंट से पहले भी रही थी. किसने सेटअप किया था? आचार्य पीसी रॉय ने. बाकी इन लोगों का जो मैंने कंट्रीब्यूशन बताया, कीप दैट इन माइंड. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे बापू से रिलेटेड, महात्मा गांधी. व्हाट वाज गांधी स्मर्ट्स एग्रीमेंट? गांधी और ये जो एक ब्रिटिश अफ्रीकन पर्सन दिख रहा है, स्मर्ट्स, जनरल स्मर्ट्स, इसके बीच का एग्रीमेंट क्या है? ही वॉज अ जनरल एज वेल एज फील्ड मार्शल थे ये, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को भी लीड कर रहे थे जब वो ब्रिटिश कॉलोनी है तब की बात कर रहे हैं. आगे जाके साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में इनका इंपॉर्टेंट रोल है जनरल स्मर्ट्स का, बट दैट इज नॉट आवर प्राइमरी कंसर्न. और गांधी जो है, महात्मा गांधी, उनकी महात्मा बनने का जो जर्नी है, वो महात्मा बनने की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? अफ्रीका से ही स्टार्ट होती है ना. जब वो दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने अफ्रीका जाते हैं और वहां पर फिर जब वो देखते हैं कि इंडियंस के अगेंस्ट में या बाकी जो नॉन वाइट पीपल है उनके अगेंस्ट में कैसा इन्फीरियर ट्रीटमेंट ब्रिटिश कर रहे हैं, तब से उनकी महात्मा बनने की जर्नी स्टार्ट होती है. तो वहां जनरल स्मर्ट्स के साथ, जो उस टाइम में अफ्रीकन गवर्नमेंट को लीड कर रहा था, गांधी जी के कई डिफरेंसेस भी हुए. बट एक अच्छी बात क्या थी कि गांधी जी के स्मर्ट्स से डिफरेंसेस के बाद भी इन्होंने अपने अपोनेंट का कभी वो पर्सनल हार्म करने का नहीं सोचा या पर्सनली उसको किसी भी टाइप के अपशब्द नहीं बोले. आजकल लोग ये बातें नहीं ध्यान रखते हैं, उम्मीद नहीं कर सकते हो तुम. कुछ लोग दुश्मनी में शराफत रखना भूल जाते हैं, दोस्ती में तो रखते भी नहीं हैं. खैर, जनरल स्मर्ट्स और गांधी के बीच ये बहुत अच्छी बात थी. गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ने पर एक इंसिडेंट जो मुझे अभी याद आ रहा है गांधी की बायोग्राफी से, कि इन्होंने जनरल स्मर्ट्स को सैंडल गिफ्ट किया था, चप्पल, जो खुद गांधी जी ने बनाना सीखा था. खुद गांधी जी ने ये चप्पल बनाया था, सैंडल बोलो चप्पल बोलो, है ना. गांधी जी जब अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म जो उन्होंने बनाया, वहां पे गांधी भी बाकी लोगों के साथ काम करना सीखते हैं. और खुद एक चप्पल खुद गांधी जी ने प्रिपेयर किया, एक सैंडल गांधी जी ने प्रिपेयर किया, और अफ्रीका से आने के टाइम में उन्होंने स्मर्ट्स को भेंट की थी ये चप्पल. स्मर्ट्स ने उसको बड़े रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया, जबकि दोनों के बीच डिफरेंसेस थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस. और फिर आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद की बात है, जनरल स्मर्ट्स को जब मालूम पड़ा कि वो जो अफ्रीका में जो लॉयर था एम के गांधी, जो मेरे साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखता था, इंडिया के इतने बड़े मास लीडर बन गए हैं, तो उन्होंने वो चप्पल, वो सैंडल वापस गांधी जी को भेज दिया कि ये जो गिफ्ट है, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस गिफ्ट, बट ये मेरे लिए काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये उस महात्मा ने मुझे बनाकर दी जो आज इंडिया में लोगों के लिए एक मास मूवमेंट लीड कर रहा है, तो ये मैं आपको वापस भेंट करता हूं कि ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
याद रखना, ऐसे सीन्स भी कभी एथिक्स में ऐसे में आंसर लिखने के काम आएंगे। उनके बीच का एक एग्रीमेंट है, गांधी स्मिट्स एग्रीमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या, इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं। वैसे भी टाइम दिया हुआ है 1919, तो 1919 के टाइम में हमें पता है कि 1919 में क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, रॉलेट एक्ट इंडिया में है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है, जालियांवाला बाग मैसेकर ब्रिटिश की वजह से होता है। तो यहाँ पे गांधी और कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच कोई एग्रीमेंट तो हो नहीं सकता। 1919 में फिर हम खिलाफत मूवमेंट देखते हैं, वहां पर भी कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ था, तभी खिलाफत के इशू के साथ गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया। कब से स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? हाँ, बर्थडे याद है मेरा, तो नॉन कॉपरेशन का डेट भी याद होगा, बताना नॉन कॉपरेशन कब स्टार्ट हो रहा है, और तिलक साहब की डेथ एनिवर्सरी कब है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड ऑप्शन, इट वाज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन सत्याग्रहीज एंड द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इन 1914 टू एबॉलिश दिस 3 pound tax Indians and allowing Indians to move freely into the Transvaal province, Transvaal region। और सी क्या है, दिस एग्रीमेंट लेड टू द एंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गाइस तुम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जानते हो कि ऐसा कोई एग्रीमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए नहीं साइन किया गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट एंड कैसे होता है, जब कांग्रेस, जब गांधी एग्री करते हैं कि हम लोग किस में पार्टिसिपेट करने जाएंगे, शिमला कॉन्फ्रेंस में 1945 जून जुलाई में, जो वेबल प्लान को डिस्कस करने के लिए बुलाया गया था। वेबल प्लान, ही वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम। सो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, नन ऑफ द अबव नहीं, आंसर इसका क्या है, बी। पोल टैक्स से रिलेटेड है और इंडियंस के फ्री मूवमेंट से रिलेटेड है। चलो आओ साउथ अफ्रीका लेके चलता हूं मैं तुम्हें। सो गांधी स्मिट्स एग्रीमेंट 20th सेंचुरी का, अराउंड 1914 में एक सेटलमेंट गांधी जी और स्मिट्स के बीच होता है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे बट फिर भी एक सेटलमेंट तक ये लोग पहुंच पाते हैं। टाइम भी देखिए, अब गांधी के इंडिया आने का वापस टाइम हो रहा है 1915 में। इसका मेन पर्पस क्या था, मेन तो ये पोल टैक्स को खत्म करना। अब ये पोल टैक्स क्या है गाइज, पोल टैक्स लगता था एक्स इंडेंचर्ड लेबर पे। तो फिर तुम पूछोगे कि सर ये एक्स इंडेंचर्ड लेबर क्या है। जो स्लेवरी है या फोर्स्ड लेबर है उसको ब्रिटिश ने खत्म कर दिया था ऑन पेपर, बट हम इंडियंस को तो किसी लायक समझते नहीं थे अंग्रेज ब्रिटिश। तो यहां से इंडियन लेबरर्स को लेकर जाते थे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर कि तुमको इतने दिन तक अफ्रीका में काम करना है, और जब तक तुम काम करोगे तब तक तुम्हारी इनकम से एक पर्टिकुलर पैसा, एक पर्टिकुलर सेक्शन हम पोल टैक्स के नाम से तुमसे लेंगे। और ये जो लेबरर्स होते थे इनको बोला जाता था इंडेंचर्ड लेबरर्स, अ काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर सिस्टम, बट ब्रिटिश इसको नया नाम इन्होंने दे दिया था इंडेंचर्ड लेबर, क्योंकि फोर्स्ड लेबर या स्लेवरी उन्होंने खत्म किया था अपने वहां। तो ये तो अपने आप को सिविलाइज्ड दिखाते थे ना, इसलिए नया नाम देकर रखा है इंडेंचर्ड लेबर। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको जो वेजेज मिल रहा है उसमें से लगभग 3 पाउंड के बराबर पैसा आपसे लिया जाएगा। वही 3 पाउंड क्या है, पोल टैक्स है। अब एक्स इंडेंचर्ड लेबर क्या हो गया, एक्स इंडेंचर्ड लेबर कि जब वो इंडेंचर्ड लेबर का काम छूट चुका है, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो वो क्या बन जाएगा, एक्स इंडेंचर्ड लेबर। अब ब्रिटिश जो है अब इनके ऊपर और जुल्म ढा रहे हैं कि अब भी तुमसे 3 पाउंड लेगा हम। ये ब्रिटिश है, इनको 3 गुना लगान 3 पाउंड लेने में ज्यादा मजा आता है। तो बेचारे इन लेबरर्स का काम छूट चुका है, अब इनके पास कोई वेजेस कमाने का ऑप्शन नहीं है, फिर भी इनसे पोल टैक्स लिया जा रहा है 3 पाउंड। गांधी ने बोला ये तो सरासर अन्याय है, बेचारे काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे होते तो तुमको 3 पाउंड देते। पहले 3 पाउंड से ज्यादा लिया जाता था, गांधी ने ही उसको 3 पाउंड करवाया था। फिर गांधी ने बोला कि ये 3 पाउंड भी नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि काम तो छूट चुका है, कहां से पैसा देगा ये मजदूर। सो फाइनली इसको लेकर एग्रीमेंट गांधी और स्मिट्स के बीच 1914 में बनती है और ये पोल टैक्स रिमूव किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन मैरिज को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। व्हाट वाज दिस, तो वहां पर वही साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, जनरल स्मिट्स ने एक ऑर्डर इशू किया था कि जो इंडियन मैरिजेज अगर वो क्रिश्चियन कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं या फिर उनको रजिस्टर नहीं किया गया है तो वैसे इंडियन मैरिज इनवैलिडेट हो जाएंगे और फिर उनसे जो बच्चे हो रहे हैं वो बच्चे हो जाएंगे नाजायज। इंडियन वीमेन के रिस्पेक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन था, क्योंकि हमारे यहाँ तभी जो मैरिज होते थे तो वो एक सोशल कस्टम के फॉर्म में किया जाता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज स्टार्ट हुआ, मतलब ब्रिटिश का दिया हुआ है, आज चल रहा है।
आज भी उतना पॉपुलर नहीं है जितना सोशली एक्सेप्टेबल मैरिज होता है। तो तभी मैरिज हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग, मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग हो रहा है। सिख और बुद्धिस्ट बाकी भी थे, जनरली हिंदू मुस्लिम जो ज्यादा मेजोरिटी में है, ये लोग ही काम करने अफ्रीका जा रहे हैं। अब क्रिश्चियन कल्चर के अकॉर्डिंग तो वो नहीं करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी हमारे यहाँ होता नहीं था तभी, तभी तो न के बराबर होता था। तो फिर वैसे मैरिज इनवैलिडेट कैसे हो गए? गांधी जी ने इसके अगेंस्ट भी सत्याग्रह किया, इसको भी एक्सेप्ट किया स्मट्स ने कि ठीक है, जो मैरिज ब्रिटिश कल्चर के अकॉर्डिंग, क्रिश्चियन कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं हुए हैं, या जो मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, वो भी मैरिज वैलिड रहेंगे। साथ ही साथ वही ट्रांसफर प्रोविंस में जाने का, इमिग्रेशन को अलाउ करना कि वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस घूम सकते हैं। ये सारे एग्रीमेंट इस गांधी एंड स्मिट्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग साइन होते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, बट एक और चीज याद रखनी है जो मैंने लास्ट में तुम्हारे लिए लिखा है, कि इसको विक्ट्री तो मानते हैं सत्याग्रही, बट ऐसा नहीं था कि सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया गया था। देयर वर मेनी ऑपरेसिव लॉज जो अभी भी अफ्रीका में चल रहे थे, पर शायद वक्त का कुछ और ही प्लान था, ऊपर वाले का कुछ और प्लान था, और 1915 में गांधी जी वापस इंडिया आ जाते हैं, स्वदेश। तो फिर इनका सत्याग्रह जो था वो यहीं तक था अफ्रीका में 1914 तक। 1915 में वापस आ जाएंगे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। किस डेट को वापस आते हैं, किस डेट को वापस आते हैं, और उस डेट को हम लोग किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं, बताना। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following took a leading role in starting the National Council of Education? अगेन स्वदेशी मूवमेंट के टाइम की बात है ना, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट इस टाइम में चल रहा है ना। स्वदेशी, स्वदेशी, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश से, अपने देश के लिए। अमार सोनार बांग्ला, वंदे मातरम स्लोगन यूज किया गया यहाँ। किसने लिखा है अमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम? टेल मी, कब लिखा गया, कैसे लिखा गया? ये सब बातें तुम्हें क्लास में पढ़ाई है मैंने, सो आई वांट कि तुम ये रिस्पॉन्ड करो कमेंट में, और याद रखो, बार बार रिमाइंड करते रहो। बार बार रिमाइंड करेंगे कुछ नहीं भूलेंगे। रट्टाबाजी करना ही नहीं है, ऐसे बैठ के नहीं रटना है। वो बार बार रट्टाबाजी करोगे, छोटा दिमाग है हमारा, नाना पाटेकर साहब बोलते हैं ना कि छोटा दिमाग है, छोटा दिमाग में कितना रहेगा रट्टाबाजी से। बट बार बार रिवाइज करते रहेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे, तो वो छोटा दिमाग खुद ब खुद सेट कर लेता है, तब उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है, वो बस उसके दिमाग में रोज पास होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में सेटअप हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन थे, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ए लीडिंग रोल, जिन्होंने इसको सेटअप किया था। तो यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो बाल गंगाधर तिलक के नाम से, क्योंकि तिलक साहब वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बट डायरेक्टली स्वदेशी मूवमेंट के किसी मूवमेंट में नहीं। सतीश चंद्र मुखर्जी एंड लॉर्ड कर्जन, तो इस आदमी का नाम तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि यही तो लॉर्ड कर्जन वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये क्या ही इंडियंस के लिए कोई स्वदेशी मोड ऑफ एजुकेशन या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप करने वाला है, ये तो नाम खत्म कर दो। आंसर इसका क्या है, सतीश चंद्र मुखर्जी, मुखर्जी साहब थे, सतीश चंद्र मुखर्जी साहब। आइए सतीश चंद्र मुखर्जी साहब के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। सतीश चंद्र मुखर्जी एंड अदर बंगाली नेशनलिस्ट, दे सेटअप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। डेट बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, 15 अगस्त 1906। हाँ, साथ में फिर अब सतीश चंद्र मुखर्जी को साथ में सपोर्ट किसका मिला, पॉपुलर सपोर्ट। पॉपुलर सपोर्ट की बात करें तो पॉपुलर सपोर्ट है किसका, बाल गंगाधर तिलक का। पॉपुलर सपोर्ट है किसका, औरोबिंदो घोष का। पॉपुलर सपोर्ट किसका है, लाला जी का, लाला लाजपत राय का। पॉपुलर सपोर्ट किसका है, बिपिन चंद्र पाल का। पर अगर सिर्फ सेटअप करने वाले इंडिविजुअल के नाम की बात करें तो वो सतीश चंद्र मुखर्जी हैं। यही देखो PYQ का लाभ है, क्योंकि जब हम स्वदेशी मूवमेंट पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेटअप ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। पर्पस क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है कि जो स्वदेशी मोड ऑफ एजुकेशन बंगाल में शुरू किया गया था उसको बंगाल से बाहर लेके जाया जाएगा पूरे इंडिया में, ताकि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया जा सके। लेकिन एग्जैक्टली किस पर्सन ने सेटअप किया वो हमको PYQ ने सिखा दिया, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो पर्पस तो हमें क्लियर है कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करना, स्वदेशी लाइंस पे एजुकेशन को प्रमोट करना। ऐसे ही तो शुरुआत हुआ था नेशनल स्कूल एंड कॉलेज का। नेशनल स्कूल एंड कॉलेज जिसके फाउंडर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल, फाउंडर भी बुलाओ इनको, कौन, यही औरबिंदो दादा, औरबिंदो घोष।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ड्यूरेशन में इसके प्रिंसिपल कौन? ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन इसके प्रिंसिपल? सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसे नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज पूरे इंडिया में खोलने थे, पूरे इंडिया में फैलाना था। दैट्स वाई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाना। और याद रखिएगा कि आगे जाके ना ये एक इंस्पिरेशन का काम करता है। किसके लिए? NCERT। NCERT के लिए एक इंस्पिरेशन बनता है हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ना सिर्फ क्लासरूम में बैठा के पढ़ाई की जाती, बल्कि आपको फिजिकल, मोरल, लिटरेरी, साइंटिफिक, टेक्निकल और इंडिया का जो रिच लिटरेचर है उसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग दी जाती। दैट वाज द पर्पस ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। और यही पर्पस होना चाहिए एजुकेशन का, सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना नहीं, ओवरऑल नॉलेज रखना, ताकि सही मायने में इंसान बन सके। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में तुमसे पूछ सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, कि दिस वाज आल्सो सीन एज ए रिस्पॉन्स टू द यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। एज ए रिस्पॉन्स टू द यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। 1904 के यूनिवर्सिटी एक्ट के रिस्पॉन्स के फॉर्म में भी देखा गया। क्या है भैया ये यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का? तो ये वही वाइसरॉय लेकर आया था, हमारा लॉर्ड। काहे का लॉर्ड ये लोग? वाइसरॉय, लॉर्ड कर्जन, ब्रिटिश सिस्टम में लॉर्ड, माय लॉर्ड। लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया, बट ये लॉर्ड एक्चुअली में लॉर्ड होते नहीं थे। कुछ लोगों ने लॉर्ड वाला काम किया, कुछ अच्छा काम किया, जैसे रीपन, कुछ इंट्रोडक्शन उसने किए रीपन ने। स्पेशली जो इलबर्ट बिल लेकर आता है वो काफ़ी अच्छे इंटेंशन से लेकर आया था, आर्म्स एक्ट को रिमूव करना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। बट बाकी ये लोग लॉर्ड वाला काम नहीं, राक्षस वाला काम ज़्यादा करते थे। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाना इंडियंस को, राक्षसों वाला ही काम है। कर्जन ने यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में ये लेकर आता है, इसका पर्पस था यूनिवर्सिटीज पर, स्पेशली कलकत्ता की यूनिवर्सिटीज पे और ज़्यादा ब्रिटिश कंट्रोल बनाना। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज थी, इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि दिस यूनिवर्सिटीज आर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ राइजिंग नेशनलिज्म। यहीं से नेशनलिस्ट लीडर राइज हो रहे हैं, यहाँ पे नेशनलिस्ट लीडर्स आकर यूथ को मोटिवेट करते हैं, कंट्रोल करो इसको। तो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एक रिस्पॉन्स माना जाता है, किसके लिए? इसके मुंह पे जवाब माना जाता है कि कर्जन तुम जो मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करोगे, उसका जवाब क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम दिख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कैपिटलिस्ट नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान? बॉम्बे प्लान, बॉम्बे, मुंबई, बॉम्बे मेरी जान, कई मूवी बनी है मुंबई। इनमें से कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट बॉम्बे प्लान के मेंबर नहीं थे? पहला नाम है धीरूभाई अंबानी का, आंसर पहले ही मिल चुका है। वैसे हम लोग आजकल इंडियंस अंबानी अंबानी ज़्यादा करते हैं, चाहे वो अंबानी जी के लड़के की शादी हो या जियो का सिम हो या पॉलिटिक्स के वजह से हो। तो कभी ये भी देख लिया करो कि भाई अंबानी जी का, धीरूभाई अंबानी जी ने जो रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप की थी, तो वो कब हुआ था? पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी है गाइज, प्री इंडिपेंडेंस की नहीं। तो आंसर तो यही मिल गया हमें, है ना, क्योंकि अब हम ये बॉम्बे प्लान की बात कर रहे हैं, ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है। दूसरा है JRD टाटा, श्री राम एंड GD बिरला, ऑल थ्री देवर पार्ट ऑफ बॉम्बे प्लान। आंसर हमारा है धीरूभाई अंबानी, क्योंकि इनका जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस सेटअप होता है। आइए बॉम्बे प्लान के बारे में और जानते हैं। बॉम्बे प्लान है क्या? तो बॉम्बे प्लान जो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट का ही टाइम चल रहा है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम चल रहा है। तो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ये बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्चुअली इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका मेन सेंटर बॉम्बे हुआ करता था, जैसे JRD टाटा, लाला श्री राम, GD बिरला, ये तीनों मेन पर्सन है। इनके अलावा पुरुषोत्तम दास, जॉन मथाई और बाकी कई और इंडस्ट्रियलिस्ट मिल गए। इन तीन का मेन आइडिया था, ये लोग एक प्लान प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम ये रखते हैं बॉम्बे प्लान। बॉम्बे, वी कॉल बॉम्बे और मुंबई एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एज वेल, तो वैसा ही कुछ रिलेशन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक फेवरेट लोकेशन होता था। ये एक प्लान प्रेजेंट करते हैं जिसका ये तो पॉपुलर नेम हो गया, दिस इज द पॉपुलर नेम, है ना, दिस इज द पॉपुलर नेम। इसका ओरिजिनल नेम क्या होगा या फॉर्मल नेम क्या होगा? अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। ये फॉर्मल नेम भी याद रखना, एकदम सिंपल है।
ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्लान डेवलप्ड बाय दिस इंडस्ट्रियलिस्ट, बॉम्बे प्लान, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1944। क्विट इंडिया से लेना देना नहीं है, बस वो टाइमलाइन तुम्हें मैंने बताया। अब और क्या कह सकते हैं इसको, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फर्स्ट ब्लूप्रिंट। क्या है भैया ये फर्स्ट ब्लूप्रिंट? फर्स्ट ब्लूप्रिंट की पहली बार इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, एक रफ रोड मैप तैयार किया था कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होगी। हालांकि इसके पीछे इनके अपने मोटिव हैं, अभी हम उस मोटिव पर आएंगे, बट फिर भी एज पर इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है। इवन जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू के सोशलिस्ट आइडिया के अगेंस्ट है। फिर भी एज पर दिस इंडस्ट्रियलिस्ट ये पहला ब्लूप्रिंट था, पहला आइडिया था, पहला रोड मैप था जो इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। और जैसा मैंने बोला कि जवाहरलाल नेहरू साहब, चाचा नेहरू हमारे इसको नहीं मानते थे, सो इट वाज मेड इन अपोजिशन टू। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुमको एग्जामिनेशन में यूपीएससी या एपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस ऐसे स्टेटमेंट देगा कि बॉम्बे प्लान वाज मेड बाय इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक बात है, बॉम्बे प्लान वाज एज पर द नेहरूज आइडिया, रॉन्ग, अपोजिशन टू नेहरूज आइडिया। क्योंकि नेहरू जी का जो सोशलिस्ट स्टाइल था, इन इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता था कि अगर वो पूरी तरह से रसिया वाला सोशलिस्ट स्टाइल यहाँ इंपोज कर देंगे। क्लास में मैंने तुम्हें बताया है, आज भी एक क्लास में जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, कि हमारे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इवन यंग एंड द वेरी पॉपुलर रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह, ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडिया से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। उस टाइम में एक पॉपुलर आइडियोलॉजी थी जिसका बेस माना जाता था यूएसएसआर, सोवियत रसिया। लेनिन ने जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप की, फिर स्टालिन ने जिसको आगे बढ़ाया। तो इन इंडस्ट्रियलिस्ट को डर था कि अगर नेहरू का जो सोशलिस्ट स्टाइल है, अगर वो इंप्लीमेंट हो गया तो इस कमांड इकोनॉमी मॉडल में इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में कम बचेगा, तो उससे बचाना है। और उससे बचाना है इसलिए इन लोगों ने अपना बॉम्बे प्लान प्रेजेंट किया। इस बॉम्बे प्लान में इन्होंने बोला कि भाई स्टेट का रोल अभी भी है, मेजर रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी, बट स्टेट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करे। स्टेट क्या करे, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बुला सकते हैं। आगे जाकर मिक्स्ड इकोनॉमी कुछ ऐसा ही हुआ कि स्टेट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर रही है, बट स्टेट क्या कर रही है, जो रिसोर्स है, रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन, और जहां पर डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए वहां पर स्टेट अपनी तरफ से इकोनॉमिक सपोर्ट भी देगी। ये इनका आइडिया था कि इंडिया में जब अगर ये पूरी तरह से ये बोल देते हैं कि इंडिया के रिसोर्स को पूरा फ्री कर दो, तो फिर तो इंडियंस जो लोग थे, जो लार्जर पॉपुलेशन था, इनको पकड़ के फिर तो दिक्कत हो जाती कि आप तो इंडियन पॉपुलेशन से, इंडिया के लोगों से उनका रिसोर्स छीन रहे हो, अमेरिका वाला सिस्टम अप्लाई कर रहे हो। तो इन्होंने बीच का रास्ता निकालकर बताया कि ये स्टेट का मेजर रोल है, एंड दैट्स वाई हमें एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी की जरूरत है। लेकिन ये रोल जो होगा एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा जैसा नेहरू या जैसा लोग यूएसएसआर में करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा मॉडल होगा कुछ कुछ। एज पर देम, एज पर दिस प्लान, इन्होंने बोला कि अगर इस प्लान को इंप्लीमेंट किया गया तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम अगले 15 साल में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हालांकि इंप्लीमेंट नहीं होता है, और जवाहरलाल नेहरू ने जो प्लानिंग इंप्लीमेंट किया उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने बॉम्बे प्लान को एक्सेप्ट किया है या बॉम्बे प्लान के अकॉर्डिंग किया है। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे हम JRD टाटा की बात करते हैं, तो उनके नेहरू के साथ उतने अच्छे रिलेशंस भी नहीं बने इंडिपेंडेंस के बाद, तो बॉम्बे प्लान फिर बीच में ही खत्म हो गया। इसमें इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की तो बात की ही, साथ ही साथ और क्या है, सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं कि हमें सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, जो ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसके ऊपर भी स्टेट को प्लान बनाना चाहिए ताकि इंडिया का सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों साथ साथ पैरेलली चल सके। सो दैट वाज अ गुड पॉइंट इन इट दैट यू नीड टू रिमेंबर। एंड वन मोर थिंग रिलेटेड टू फार्मर्स, फार्मर से रिलेटेड बात, पीजेंट से रिलेटेड बात, फार्मर से रिलेटेड बात, कि डायरेक्टली तो यहां पर कोई लैंड रिफॉर्म की बात नहीं की गई है, नॉट अ वेरी बिग लैंड रिफॉर्म, क्योंकि वैसे भी फार्मर्स इनके लिए मेजर कंसर्न नहीं है, बट फिर भी इन्होंने स्ट्रेस दिया था। क्या स्ट्रेस दिया था? कोऑपरेटिव फार्मिंग पर। एक अच्छा आइडिया है कोऑपरेटिव फार्मिंग का। कोऑपरेटिव फार्मिंग जहां पे फार्मर्स, अब जैसे एक इंडिविजुअल फार्मर है, इंडिविजुअल फार्मर राइस का कल्टीवेशन कर रहा है, कोई मैंगो का कल्टीवेशन कर रहा है, किसके पास बफेलो है, किसके पास काउज है, बट अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग के फॉर्म में वो आएंगे तो एग्रीकल्चर का कॉमर्शियल मॉडल डेवलप हो सकता है। कॉमर्शियल ही तो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो ये आइडिया इनका अच्छा था, कोऑपरेटिव फार्मिंग का आइडिया था। और साथ ही साथ जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने का, दिस वर देयर रिकमेंडेशंस।
नॉट एनी वेरी बिग सेपरेट लैंड रिफॉर्म्स प्लान। वैसा कोई प्लान इन्होंने लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कि भूदान का आइडिया दे दिया हो, लैंड सीलिंग का आइडिया दे दिया हो, वैसा कुछ आइडिया नहीं दिया था। जमींदारी सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, उसके पीछे भी इनके अपने पर्सनल मोटिव होते थे, क्योंकि जमींदार वाला भी जो एक ग्रुप है वो इन इंडस्ट्रियलिस्ट को चैलेंज करता था, तो दैट वाज अ रीजन। और कोऑपरेटिव फार्मिंग कहीं ना कहीं कॉमर्शियल मोड ऑफ फार्मिंग की तरफ जाती है। सो बॉम्बे प्लान को अगर समराइज कर लें तो हाउ कैन वी समराइज बॉम्बे प्लान, कि बॉम्बे प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय दिस इंडस्ट्रियलिस्ट, ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रेजेंट किया था, जीडी बिरला, श्री राम, लाला श्री राम एंड जेआरडी टाटा जैसे लोगों ने, अगेंस्ट नेहरूज आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी मॉडल। हालांकि नेहरू जी ने इसको एक्सेप्ट अभी नहीं किया है, बट नेहरू जी, बोस जी, सुभाष चंद्र बोस और बाकी जो सोशलिस्ट लीडर थे, उनकी बातों से ऐसा लगता था कि दे वांट टू इम्प्लीमेंट द मॉडल जो कि वो यूएसएसआर से सीख कर आ रहे हैं। इकोनॉमिस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको इससे दिक्कत थी, इसलिए इन्होंने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान, अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रेजेंट किया अराउंड 1944। बॉम्बे में प्रेजेंट किया गया, बॉम्बे से मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दैट्स वाई प्लान का पॉपुलर नेम क्या पड़ा, बॉम्बे प्लान। दिस मच यू नीड टू रिमेंबर। बाकी ये जो डिटेल्स जो मैंने तुम्हारे लिए बोल्ड अंडरलाइन किए हैं वो, इसमें यूनिवर्सल एडल्ट, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और प्राइमरी एजुकेशन की भी बात है। पर कैपिटा इनकम एज पर इनके अकॉर्डिंग डबल हो सकता था अगर इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता। हालांकि ये प्लांट जितने अच्छे से आया था न्यूज़ में, उतने अच्छे से ही खत्म हो गया, क्योंकि 1945 के बाद से इंडिया के सामने बड़े चैलेंजेस थे, अलग चैलेंजेस थे। कम्युनल टेंशन था, ब्रिटिश के साथ बातचीत चल रही थी, वेवेल प्लान को डिस्कस किया जा रहा था, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, एंड जेल नेहरू को अपोज करते हुए ये प्लान आया था। सो जेल नेहरू के साथ भी कुछ उतना अच्छे रिलेशंस नहीं बन पाए, दैट्स वाई बॉम्बे प्लान फिर आगे जाके इग्नोर भी हो गया, है ना, उतना लाइमलाइट में उतना पॉपुलर नहीं होता है। दिस क्वेश्चन, इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। तो तुम सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं बताओगे, इस क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ तुम मुझे इंडियन नेशनल फ्लैग की तो हम बात ही कर रहे हैं, हमारा प्यारा विजयी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो हमारा तिरंगा, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस डेट को अडॉप्ट किया, ये तुम मुझे बताओगे। इसके साथ ही साथ हमारा नेशनल एंथम है ना, जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग, ये भी कब अडॉप्ट किया गया है, ये भी तुम मुझे बताओगे। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, है ना, वंदे मातरम एंड नेशनल एंथम, जनगण मन और हमारा प्यारा तिरंगा, ये कब अडॉप्ट किया गया है। तीनों आंसर आई वांट फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, ये आंसर्स तुम बताओगे। चलिए, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज पीवाईक्यू एनालिसिस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से न्यू क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके, कीप स्टडिंग, बिना टेंशन लिए, बिना अपकमिंग प्रीलिम्स के डेट को रोज सोच सोच के रात को अपनी नींद खराब किए। जितना टाइम है तुम्हारे पास, इस तरह से पीवाईक्यू एनालिसिस करो, क्लास करो, टेस्ट दो, क्लास में पढ़ो, जहाँ दिक्कत हो आओ मेरे से पूछो, बाकी टीचर से पूछो, एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।